साथियों, आज बात करेंगे न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर। यूपीएस और एनपीएस जो कर्मचारी वर्ग का एक सिर दर्द बन चुका है। अब बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, कमेंट में आ रहे हैं कि यूपीएस और एनपीएस के बारे में बताओ। दूसरी बात, जो सरकार ने संसद में जो डाटा रखा है वो भी चौंकाने वाला है कि करोड़ों कर्मचारी यूपीएस को क्यों नहीं अपना रहे हैं, यूपीएस लोकप्रिय क्यों नहीं हो रहा है। साथियों, आप सबको मालूम कि 2003 के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो बंद कर दी गई थी। उसकी जगह पे एनपीएस लेके आई गई नेशनल पेंशन स्कीम, और उसके बाद 2025 में फिर एक नई पेंशन और स्कीम लेके आई गई यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग का मोह भंग क्यों हो गया इन दोनों ही पेंशन स्कीम से। एकीकृत पेंशन योजना सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन कर्मचारी इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे। बात यूपीएस की। सुनिश्चित मासिक आय और मुद्रास्फीति सुरक्षा के साथ यूपीएस को तुरंत लोकप्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इसे अपनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। जानिए क्यों। केंद्र सरकार ने 2024 में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू की। कर्मचारी 10% योगदान देते हैं, सरकार बराबर राशि देती है और सुनिश्चित भुगतान के लिए 8.5% जोड़ती है। कर और लचीलेपन संबंधी चिंताओं के कारण केवल 1.35% एनपीएस सदस्यों ने यूपीएस का विकल्प चुना है। जब केंद्र सरकार ने 2024 में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू की तो इसे सेवानिवृत्ति सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में पेश किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में तैयार की गई। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वह देना है जो एनपीएस नहीं दे सकता, जीवन भर के लिए एक सुनिश्चित मासिक पेंशन। पहली नजर में यह एक फायदेमंद प्रस्ताव लगता है। यूपीएस कम से कम 25 साल की सेवा करने वाले के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी साल के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटी युक्त पेंशन प्रदान करता है। यहां तक कि सिर्फ 10 साल की सेवा वाले लोग भी न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। इसके अलावा पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आपके पैसे का मूल्य समय के साथ कम नहीं होगा। यूपीएस से पहले एनपीएस नई सरकारी भर्तियों के लिए मानक था, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी थी। यह बाजार से जुड़े रिटर्न की पेशकश करता था, न कि भुगतान की गारंटी देता था। इससे सेवानिवृत्त आय अनिश्चित हो गई। यूपीएस का उद्देश्य एनपीएस के अंशदान मॉडल को पुराने ढंग के परिभाषित पेंशन वादे के साथ मिलाकर इस समस्या का समाधान करना था। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करते हैं तथा सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। इसके अलावा सरकार सुनिश्चित भुगतान के लिए सामान्य पूल में 8.5% का अतिरिक्त योगदान देती है, जो एनपीएस के अंतर्गत दिए जाने वाले 14% योगदान से अधिक है। फिर भी प्रतिक्रिया ठंडी रही। पता चलता है कि 20 जुलाई 2025 तक एनपीएस में नामांकित लगभग 23 लाख कर्मचारियों में से केवल 30,989 ने यूपीएस का विकल्प चुना। यह मुश्किल से 1.35% है। रोइनेट इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ राहुल माथुर के अनुसार कारण बिल्कुल स्पष्ट है। यूपीएस के कुछ वास्तविक लाभ हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो कर्मचारियों को झिझकती हैं। सबसे बड़ी कमी है कर नियमों में स्पष्टता का अभाव। लोगों को यह नहीं पता कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन एक मुश्त निकासी पर कैसे कर लगेगा। वे बताते हैं। एक और मुद्दा लचीलेपन का है। एनपीएस कर्मचारियों को यह चुनने की सुविधा देती है कि उनका पैसा कहाँ निवेश किया जाए, जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। दूसरी ओर यूपीएस निवेश पर बहुत कम नियंत्रण प्रदान करता है। युवा कर्मचारी अक्सर एनपीएस को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि लंबे करियर में बाजार से जुड़े रिटर्न गारंटीड पेंशन से अधिक हो सकते हैं। एक मुश्त राशि का मामला भी है। बताया कि यूपीएस एनपीएस की तुलना में कम एक मुश्त भुगतान प्रदान करता है, जो कुछ कर्मचारियों के लिए हताश करने वाला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी 10 साल पूरे करने से पहले सरकारी नौकरी छोड़ देता है तो उसे मिलने वाले सभी लाभ पूरी तरह से छूट सकते हैं।
सीधे शब्दों में कहते यूपीएस बाजार के जोखिमों को कम करता है, लेकिन विकास के अवसरों और लचीलेपन को भी सीमित करता है। कई लोगों को यह समझौता उचित नहीं लगता, कम से कम अभी तो नहीं। आखिरकार यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का मामला है। जो लोग निश्चितता चाहते हैं उन्हें यूपीएस पसंद आएगा। जो लोग लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न और नियंत्रण चाहते हैं वे एनपीएस के साथ बने रहेंगे। जब तक सरकार कर नियमों को स्पष्ट नहीं करती और लचीलेपन से संबंधित चिंताओं का समाधान नहीं करती, तब तक यह संभावना नहीं है कि प्रवासन संख्या में बड़ी वृद्धि होगी। साथियों, दोनों ही पेंशन स्कीम में अपने कुछ फायदे हैं तो अपने कुछ नुकसान हैं। जहां एनपीएस है वो सब कुछ बाजार के हवाले है कि बाजार में उस समय कितना रिटर्न होगा, पैसा कितना मजबूत होगा। अगर एक कर्मचारी की बात करें 25 साल के बाद में उस समय उस पैसे की क्या वैल्यू होगी। और यूपीएस में एक गारंटी है कि आप 25 साल की नौकरी करते हो तो आपको 50% लास्ट वेतन का मिलेगा पेंशन के रूप में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी, एक सवाल जो ये भी नहीं करते, एक कर्मचारी 60 साल तक देश के विकास में भागीदार होता है। अब वो अपने वेतन से 10% वो दोनों स्कीमों में लगाता है। एक तरह से अगर 25 साल पहले उसके वेतन से 1000 रुपया गया और वो 1000 रुपया चाहे सरकार की तिजोरी में रखा रहे या वो मार्केट में लगे, शेयर मार्केट में लगे, दूसरी चीजों में लगे, तो 25 साल के बाद में उस पैसे की कितनी कीमत होगी। तो सरकार मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं दे रही कर्मचारियों को, क्योंकि सरकार पहले ही कर्मचारियों की जेब से पैसा निकाल के अपने पास में रख रही। आप कोई भी सोचिए, आप 25 साल पहले आप 1000 रुपये की एफडी करवाते हैं तो 25 साल के बाद में वो एफडी कितना ब्याज दे देगी? 8.5 का तो तब भी मिल रहा है। तो कुल मिला के सारी चीजें गोलमाल है, कर्मचारियों की जेब से ही पैसा निकाला जा रहा है, उसमें से सरकार भी बचा रही है और फिर लास्ट में 25 साल के बाद में कुछ कर्मचारियों को भी दे रही है। मतलब अगर जो 60 साल तक देश के विकास में भागीदार होते हैं कर्मचारी, तो उनसे 10% लेना भी नहीं चाहिए, या तो वो पुरानी पेंशन को ही बहाल करें, ओल्ड पेंशन को ही बहाल करें। जब इस देश के बड़े बड़े नेता अगर 2 बार कोई विधायक बन जाता है, 4 बार कोई सांसद बन जाता है, तो उसको 6 बार की पेंशन मिल रही है। तो कर्मचारियों ने क्या बुरा किया है देश का? कर्मचारी तो देश के साथ में है, देश के विकास में है। सुबह घर से निकलते हैं 8 बजे, रात को 7 बजे वापिस अपने परिवार में पहुंचते हैं। दिन रात, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, वो देश की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। यहां तक एनपीएस और यूपीएस चलो सेनाओं में तो नहीं लेके आई गई, पर सेनाओं की पेंशन बंद कर दी। वो कैसे? अग्निपथ स्कीम तो लाके। तो कुल मिला के सरकार का पूरा ध्यान है कर्मचारियों की जेब पे कि किस तरह से कर्मचारियों की जेब काटी जाए। चाहे कोई बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो कर्मचारी, चाहे वो देश के अंदर खड़ा हो कर्मचारी, उनकी सबकी जेब सरकार काट रही है, धीरे धीरे काट रही है और काटेगी भी। अब भी आप ये देखो, जो 8वां वेतन आयोग है 16 जनवरी को उसकी घोषणा की गई और घोषणा करके सरकार सो गई। और ऐसा पहली बार हुआ है आज तक के सभी पे कमीशन में कि 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला 8वें वेतन आयोग का, इसके अध्यक्ष, सदस्य, इसके टीआर की घोषणा नहीं कर पाई। मतलब 204 दिन से ज्यादा हो गया, आज तक के इतिहास में कभी भी इतना समय नहीं लगा। तो सरकार पूरा नियंत्रण में है कि 8वां वेतन आयोग में क्या देना है, क्या नहीं देना है। आयोग तो सिर्फ एक नाम होगा, एक नेम प्लेट होगी, पर जो भी अधिकार होंगे वो सरकार पर्दे के पीछे से सारे पूरे करेगी कि कर्मचारियों की जेब में कुछ ना जाए। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।